Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 2nd of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 2 अप्रैल 2022 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइस अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, वहां पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं। इसका मतलब आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस को लगा दिया है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो लास्ट में इसको सॉल्व करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाया हूँ, प्लस वीडियो ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले क्वेश्चंस की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि इनका डिस्कशन हम लोग डेली बेसिस पर करते हैं। तो कल की आंसर कीज बता रहा हूं ताकि आप लोग चेक कर सको आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए और कितने गलत। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो ये ब्रिक्स एक्रोनिम है ये लाया गया था एक इकोनॉमिस्ट के थ्रू। एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम यहाँ पर पूछा गया है, वो नाम है जिम ओनेल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो अमरनाथ केव है ये बेसिकली एक हिंदू श्राइन है, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखो एक बीमारी है जिसके अंदर क्या हो रहा है, लगातार बाल झड़ रहे हैं। पहले धीरे धीरे झड़ते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे पैचेस क्रिएट हो जाते हैं, फिर उसके बाद बहुत तेजी से झड़ने चालू होते हैं। तो ये काफ़ी चर्चा में थी बीमारी। आपको पता होगा ऑस्कर के अंदर जो विल स्मिथ ने स्लैप किया है उसको लेकर ये काफ़ी चर्चा में था। तो उस बीमारी का नाम क्या है, तो वो नाम है एलोपेसिया एरेटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंडियन आर्मी ने यहाँ पर रिसेंटली डिसाइड किया है कि हम लोग आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल्स को दो जगह पर तैनात करने वाले हैं। और वो दो जगह कौन कौन सी हैं, तो लद्दाख और कच्छ, ये दो जगह होने वाली हैं। ऑल टेरेन व्हीकल्स एक ऐसे व्हीकल्स देखने को मिलते हैं जो कि कैसे भी ज़मीन हो वहाँ पर आराम से चल सकते हैं। खासकर बात की जा रही है, मान लो यहाँ पर एक पर्टिकुलर ज़मीन पर, मान लो लद्दाख वाले एरिया के अंदर बर्फ़ ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, उसके ऊपर प्रॉपर जो पहिए वाला व्हीकल्स है वो नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑल टेरेन व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लस गुजरात के अंदर आपको काफ़ी सारी रेत देखने को मिलेगी, वहाँ पर पहिए वाला व्हीकल नहीं चल पा रहा है, वो धंस जा रहा है, तो उसकी जगह पर ऑल टेरेन व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये नए व्हीकल्स यहाँ पर चर्चा में हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो तेजस है ये एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स। आई होप आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पर लाइक का बटन उसको दबाकर आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो, और हमने हमेशा की तरह टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का। एक चीज़ और है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा लगातार मंथली करंट अफेयर कंपाइलेशंस में अपलोड करता रहता था, बीच में यहाँ पर 2 महीने के अपलोड नहीं किए थे, लेकिन उसको वापस से कंटिन्यू कर दिया गया है। अभी मार्च का महीना खत्म हुआ है और मार्च 2022 के जितने भी करंट अफेयर थे महीने के, फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी करंट अफेयर चाहे वो हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, पॉलिटी के हों, साइंस एंड टेक के हों, इकोनॉमी के हों, वो सब एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दिए गए हैं। तो अगर मार्च में आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा या पढ़ा भी है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बिल्कुल अच्छे से बेसिक से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और पता है खास बात क्या है, ये वीडियो 4 घंटे का है। अब कहोगे 4 घंटे का कैसे देखेंगे, आराम से आप लोग देख सकते हो, आधा घंटे करके देख लो, ठीक है। रोज़ आधा घंटा देखोगे तो भी 8 दिन के अंदर इस वीडियो को खत्म कर दोगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, काफ़ी अच्छे से आप लोग चीज़ों को सीख भी जाओगे। तो ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट था और इसका लिंक मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। प्लस वैसे भी चैनल पर जाओगे आपको मिल ही जाएगा, या मंथली करंट अफेयर मार्च 2022 बाय दीपक यादव एजुकेशन टाइप कर देना, तब भी आपको मिल जाएगा। या फिर आप कह सकते हो मैं लगातार पोस्ट डालता रहता हूँ, कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पर भी मैं इसको डाल दूंगा। प्लस एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, वो यहाँ पर यह है कि इस लेक्चर का जो पूरा पीडीएफ है, मतलब मार्च 2022 का पूरा कंपाइलेशन जो है, उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी डाल दिया है कल रात, तो उसको जाकर आप लोग प्लीज़ डाउनलोड कर लेना, अपने पास रख लेना। अब आपकी मार्च के करंट अफेयर की टेंशन पूरी तरह से खत्म हो गई है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बात की गई है बिम्स्टेक की, अभी 5वीं समिट हुई है
और उस समिट के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ का काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ है। तो वही बात करेंगे क्या क्या डिस्कशन हुआ है और ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहली चीज़, इस आर्टिकल को डायरेक्टली आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। हमारे सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स डायरेक्टली आते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे बिम्स्टेक के बारे में चर्चा की गई है। तो इस प्रकार के टॉपिक डायरेक्टली हमारे सिलेबस के अंदर लिखे हुए हैं, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो इस आर्टिकल को कहाँ पे कवर किया गया, द हिंदू के अंदर आप देख पाओगे इस आर्टिकल को काफ़ी डिटेल से यहाँ पर कवर किया गया है कि जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। और ध्यान रखना आगे काफ़ी बार इसके बारे में चर्चा की गई है, तो मैं आगे से यहाँ पर इसको बिम्स्टेक बोलूंगा। फुल फॉर्म मैंने अभी आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दी है। तो 5वां समिट हुआ। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है ये समिट कहाँ पे हुआ है, श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है इस समिट को किसी ना तो किसी ने होस्ट किया होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो होस्ट करने वाली कंट्री है वो अगेन श्रीलंका ही है। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे अगेन यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल पूरा लगा दिया जाओ, तो आप लोग एक बार इसको भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इससे पता ही चलता है कि आर्टिकल कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है, हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। उसके बाद लीडर्स के कुछ ट्वीट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद पीआईबी का आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। तो मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक आर्टिकल है, हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल पहले तो हम जानेंगे बिम्स्टेक क्या है, फिर उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। फुल फॉर्म आपको पता चल चुकी है, जैसा आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरी बात, बिम्स्टेक के अंदर कितनी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, टोटल 7 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है। उसके बाद 2 कंट्रीज आपको साउथ ईस्ट एशिया की देखने को मिलेंगी, म्यांमार और थाईलैंड। क्लियर हुआ। तो ये टोटल कंट्रीज मिलकर बिम्स्टेक को बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा ढाका, बांग्लादेश के अंदर। इस बिम्स्टेक बॉडी को बनाया गया था 6 जून 1997 के अंदर, एक डिक्लेरेशन के माध्यम से बनाया गया था। उस डिक्लेरेशन का नाम है बैंकॉक डिक्लेरेशन। फिर उसके बाद इन कंट्रीज़ की लोकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया, ये हमारा महान भारत हुआ। ऊपर आपको नेपाल देखने को मिलेगा, इधर भूटान हुआ, देन उसके बाद बांग्लादेश, देन म्यांमार, देन थाईलैंड, देन इसके बाद यहाँ पर हुआ श्रीलंका। अब यहां पर एक चीज और याद रखनी है कि ये जो 7 कंट्रीज हैं, अगर हम लोग इन 7 कंट्रीज की पावर को एक साथ लेकर आ जाएं तो दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है, उस दुनिया भर की पॉपुलेशन में 21.7% का कंट्रीब्यूशन पूरी बिम्स्टेक कंट्रीज का है। उसके साथ साथ इन कंट्रीज की जीडीपी मिला दें तो हमारे मतलब एक बहुत बड़ा दुनिया भर के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है। और खासकर इन सभी कंट्रीज का जीडीपी का टोटल कर दें तो वो जीडीपी लगभग $3.8 ट्रिलियन के आसपास बैठ जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर बिम्स्टेक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक को हम लोग देखते हैं एक इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की तरह। फिर उसके बाद बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट यानी इसका हेडक्वार्टर ढाका के अंदर है, ये आप लोगों को क्लियर हो ही चुका है। ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जिसको लेकर डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बात करते हैं इस समिट के अंदर क्या हुआ, जो समिट श्रीलंका के अंदर हुई है। तो इस समिट के एनालिसिस को देखें तो पहला पॉइंट निकल कर आता है बिम्स्टेक चार्टर। क्या हुआ, यहां पर बिम्स्टेक चार्टर साइन करा गया है। और जो चार्टर साइन किया गया है ना, यही बिल्कुल मेन चीज़ है समिट की। इस चार्टर के अंदर बोला गया जितने भी मेंबर्स हैं वो सब हर 2 साल में एक बार मिला करेंगे। ठीक है, तो बिम्स्टेक की जो भी मीटिंग हुआ करेगी हर 2 साल में एक बार तो मीटिंग हुआ करेगी और हर 2 साल में एक बार मिला करेंगे। और इसी चार्टर के साथ साथ क्या हुआ, बिम्स्टेक ने अब यहां पर अपनी एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी को बना लिया है। इनका खुद का एम्बलम है, फ्लैग है, जैसा आप लोग यहां पर ये नीचे देख पा रहे होंगे। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आएगा। देन उसके बाद बताया गया, अगर हम लोग बिम्स्टेक के बारे में देखें तो इसने कुछ अपने पर्पस और प्रिंसिपल्स को यहाँ पर पूरी तरह से तैयार कर लिया है, जिसका ये सारी कंट्रीज मिलकर पालन करने वाली हैं। कौन सारी कंट्रीज, वो ये वाली कंट्रीज हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे वो यह है कि जैसे मैंने भी आप लोग को थोड़ी देर पहले बिम्स्टेक के बारे में बताया, तो बिम्स्टेक का सबसे पहला समिट कहाँ पे हुआ था, ध्यान रखना, सबसे पहला समिट थाईलैंड के अंदर हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब उसके बाद और क्या बताया गया, अगर हम लोग देखें, इन्होंने बोला कि देखो जो भी लीडर्स हैं इन मेंबर कंट्रीज़ के, जितनी मेंबर्स हैं उन सब के लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे। उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से अग्री कर लिया है कि हम लोग अपना जो काम है अलग अलग कंट्रीज़ को ऊपर बांट देंगे। मतलब यहाँ पर टोटल 7 कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्रीज़ को अलग अलग काम दे दिया गया है, वो अलग अलग काम को देखेंगी। इंडिया की कैटेगरी में कौन सा काम आया, तो इंडिया बेसिकली यहाँ पर लीडरशिप प्रोवाइड करवाएगा। और एक बेसिकली ये जो लीडरशिप है वो सिक्योरिटी पिलर के तौर पर यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला है।
मतलब सिक्योरिटी के लिए भारत लीडरशिप प्रोवाइड करवाएगा। मतलब मैंने आपको बताया ना, टोटल 7 कंट्रीज हैं, सातों कंट्रीज को अलग अलग काम दिया गया इस मीटिंग के अंदर। बांग्लादेश को ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के लिए दिया गया, और भूटान को यहाँ पर एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए काम दिया गया, इंडिया को सिक्योरिटी के लिए काम दिया गया, प्लस उसके बाद कुछ और सब सेक्टर्स हैं, आतंकवाद से लड़ने का, ट्रांजिशनल क्राइम, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब का काम दिया गया। म्यांमार को एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी का, नेपाल को पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का, उसका श्रीलंका को साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन का, और थाईलैंड को कनेक्टिविटी का। ये अलग अलग काम दिए गए हैं। इन सब काम को साथ मिलकर ये कंट्रीज करने वाली हैं। नाउ ये जो समिट हुआ है, इस समिट ने यहाँ पर यह बता दिया अच्छा खासा कि अभी ये जो बॉडी है पूरी तरह से काफ़ी हद तक मजबूत होती चली जा रही है। प्लस इस समिट के अंदर हमने ये भी देखा कि एक मास्टर प्लान लेकर आ चुके हैं। ये लोग ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कनेक्टिविटी को बनाएंगे। मतलब यहाँ पर एक तरीके से आपस में सारी कंट्रीज को कनेक्ट किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कनेक्टिविटी बनेगी, प्लस यहाँ पर डोमेस्टिक कनेक्टिविटी भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। प्लस और दूसरे एग्रीमेंट्स भी साइन करे गए हैं इसी पर्टिकुलर समिट के अंदर। वो एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख पाओगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया गया अभी। उसके बाद यहाँ पर ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसको साइन किया गया किस चीज़ को लेकर कि बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर फैसिलिटी को बनाया जाएगा कोलंबो में। उसके बाद यहाँ पर इंडिया ने काफ़ी सारा पैसा अनाउंस कर दिया बिम्स्टेक के लिए। इंडिया ने यहाँ पर $1 मिलियन अनाउंस कर दिया है, बिम्स्टेक को हम लोग ये प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है, बिम्स्टेक के लिए जो ऑपरेशनल बजट है उसके अंदर भारत इतना पैसा प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये सारी बातें हुई हैं इस समिट के अंदर में। आई होप आप लोग यहाँ पर इस समिट के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ चुके हो, बिम्स्टेक समझ चुके हो, और डायरेक्टली क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो आई होप आपको एक एक बात क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अब ये कुछ छोटे छोटे आर्टिकल हैं 2-3, उसको हम कवर करेंगे क्योंकि बीच में इंपॉर्टेंट डेट्स भी आप लोगों ने बोला है कवर कर दिया करो, तो उसको मैं कवर कर देता हूँ। जैसे कल 1 अप्रैल अभी निकली है, तो 1 अप्रैल को पहले तो अप्रैल फूल्स डे होता है, ये तो आपको पता होगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, 1 अप्रैल को एक और डे होता है, वो है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। ठीक है, तो अभी 2022 वाला जो ये वीक है इसके बारे में जान लो। देखो, ये जो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक है ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल, मतलब यहाँ पर 1 से लेकर 7 अप्रैल तक यहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और इन 7 दिनों के अंदर हम लोग जागरूकता फैलाते हैं, ठीक है, कि जो ये ब्लाइंडनेस वगैरह जो यहाँ पर आप कह सकते हो लोगों की जो रोशनी, आंखों की रोशनी वो यहाँ पर खो जाती है, जो ब्लाइंडनेस है, प्लस उसके बारे में हम लोग जागरूकता फैलाते हैं, उसके कॉजेज़ क्या क्या, उसके कारण क्या क्या हैं, प्लस कैसे बचा जा सकता है, वो सारी जागरूकता फैलाई जाती है 1 से लेकर 7 अप्रैल के बीच में। तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मतलब ये जो ब्लाइंडनेस है इसको रोकने के लिए यहाँ पर इस पूरे सप्ताह को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये जो वीक है ना, इसकी स्टार्टिंग की गई थी 1960 में, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1860 के अंडर में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। इसकी स्टार्टिंग करी गई थी जवाहरलाल नेहरू जी और साथ ही साथ यहाँ पर राजकुमार अमृत कौर की जी के थ्रू। क्लियर हुआ? तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद आप कह सकते हो 1 अप्रैल के बाद आज 2 अप्रैल हो चुका है, तो 2 अप्रैल को भी यहाँ पर एक दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म डे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। अब ये क्या है इसको समझते हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है 2 अप्रैल को, ताकि हम लोग जागरूकता फैला सकें किस चीज़ को लेकर, ऑटिज्म को लेकर, प्लस यहाँ पर लोगों को एजुकेट कर सकें इस चीज़ को लेकर। तो ऑटिज्म क्या होता है, देखो ऑटिज्म के साइन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। पहली चीज़, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है अगर ऑटिज्म का शिकार है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर बहुत पुअर होती हैं, आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है, ओवर रिएक्शन करने लगता है, प्लस यहाँ पर दोस्त नहीं बना पाते। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, स्टीरियोटाइप प्रकार के मैनर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, रूढ़िवादी सोच वाले मैनर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं अगर कोई व्यक्ति ऑटिज्म से सफ़र करता है तो आई होप आप लोग को यहाँ पर ये भी क्लियर हुआ। चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ पे बात करेंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की जो विजिट है वो अभी श्रीलंका के अंदर हुई। तो अभी श्रीलंका गए, श्रीलंका के जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारा डिस्कशन किया गया। वो डिस्कशन क्या किया हुआ है उसको हम समझेंगे। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर से यहाँ पर इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। अगर हम लोग करंट इशू देखें तो आगे द हिंदू का आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, ये श्रीलंका की विजिट पर गए रिसेंटली और जाकर यहाँ पर 6 एग्रीमेंट को साइन कर दिया है श्रीलंका के साथ में। और उन 6 एग्रीमेंट के माध्यम से दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कॉपरेशन है वो बढ़ने वाला है। और वो 6 एग्रीमेंट्स कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, फिशरीज सेक्टर और हाइब्रिड पावर सेक्टर के अंदर साइन करे गए हैं। प्लस इन दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर फिशरमैन वाले विवाद को लेकर भी डिस्कशन किया है।
तो ये तो हमने ओवरव्यू देख लिया कि आखिरकार हुआ क्या क्या है। अब चलते हैं यहाँ पर समुद्री गहराई में, इसके अंदर चलते हैं आर्टिकल में कि क्या क्या हुआ है डिस्कशन। तो ये तो द हिंदू का आर्टिकल हो गया। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है, दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स ने इस आर्टिकल को कवरेज दिया है। लोकेशन देखें तो लोकेशन आपको नींद में ही पता होगी, हाँ श्रीलंका की लोकेशन कहाँ पर है। ऊपर आपको इंडिया देखने को मिलेगा, इंडिया से नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं इस विजिट के एनालिसिस के बारे में। पहला पॉइंट, जनवरी 2021 के अंदर श्रीलंका के कैबिनेट ने डिसाइड ये किया कि हम लोग क्या करेंगे, 3 जगह पर चाइना की कंपनी का मदद लेकर हम लोग वहां पर हाइब्रिड जो पावर प्रोजेक्ट है वो डेवलप करेंगे। तो ये यहाँ पर श्रीलंका के थ्रू डिसाइड किया गया। और वो जगह कौन कौन सी, यहाँ पर आप देखो, ये आपको श्रीलंका का मैप देखने को मिलेगा। पहले इस वाले मैप को देखो, ये श्रीलंका का मैप है। इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ये आप लोग देख पाओगे, ये थोड़ा सा पिक्चर को बड़ा कर दिया गया, ये वाला जो हिस्सा है ना इसको बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया। अब छोटे छोटे आइलैंड्स के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नैनातिवु, उसके बाद यहाँ पर नेदुनितिवु, उसके बाद अनलैतिवु, यहाँ पर ये आपको अलग अलग आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। तो श्रीलंका ने क्या किया, जनवरी 2021 के अंदर, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर डिसाइड ये किया कि ये जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चाइना की मदद लेंगे। चाइना पैसा खर्चेगा और चाइना आकर यहाँ पर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स को लगाएगा, बिजली को लेकर यहाँ पर काम करेंगे, एनर्जी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगाएंगे। तो इंडिया बिल्कुल अगेंस्ट में चला गया इस चीज़ के कि भाई हम यहाँ पर चाइना को कैसे आने दें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये देखने को मिलेगी, पहले से हम चाइना से परेशान हैं इधर उधर से, लेकिन अब यहाँ पर चाइना का बैठ रहा है तो आप कह सकते हो अगेन भारत के बिल्कुल करीब में बैठ रहा है। तो भारत ने इस चीज़ का पूरी तरह से विरोध किया, हमने इसके ऊपर रोक लगाई और भारत इसमें सक्सेसफुल भी हुआ। और इंडिया ने यहाँ पर अपने कंसर्न्स दिखाए थे, भाई यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात, ये चाइना के साथ रिलेशन हमारे खराब नहीं है, हमसे थोड़ी सी दूरी पर बैठा रहेगा और इसकी वजह से रिलेशंस और ख़राब हो सकते हैं। तो भाई इंडिया ने बोला कि देखो हम चाइना से अच्छा ऑफर दे रहे हैं। तो चाइना से अच्छा ऑफर दिया भारत ने। वो ऑफर क्या दिया, चाइना तो इनको लोन देकर बना रहा था काम, अब लोन दे रहा था तो फिर इनको चुकाना भी था वो सब, लेकिन भारत ने बोला भाई आप लोन ना लो, आप ग्रांट देके हम लोग बनाएंगे। तो इंडिया ने यहाँ पर ऑफर किया प्रोजेक्ट कि हम लोग ग्रांट देने वाले हैं रादर देन लोन, मतलब जो पैसा दे दिया हम उसको वापस नहीं लेंगे, हम यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लगा देंगे। तो इससे क्या हुआ, अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर श्रीलंका तो खुश हो गया। श्रीलंका के आज के टाइम पर मजे यही है कि अभी क्या हो रहा है ना कि चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट लेता है, उधर से यहाँ पर भारत की भी काफ़ी हद तक इसको मदद मिल जाती है। क्लियर हुआ। तो आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे कि हाँ किस प्रकार से चाइना को यहाँ से भगाया भारत ने, और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने अभी एक ग्रांट के माध्यम से इस पूरे प्रोजेक्ट को लगाने के बारे में चर्चा करी है। वो छोटे छोटे आइलैंड्स आपको ये देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ये श्रीलंका का टिप वाला, ऊपर वाला टिप वाला रीजन देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो पहला डिस्कशन तो ये हो गया कि भारत ने अब डिसाइड कर लिया कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को लगाएंगे। दूसरा यहाँ पर पॉइंट क्या उठाया गया इस मीटिंग के अंदर, इस विजिट में, वो है MRCC, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इंडिया और श्रीलंका दोनों ने मिलकर अग्री कर लिया है, हम लोग एक MRCC को सेटअप करेंगे, जिसका मेजर काम क्या पे होगा, मेजर काम ये होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ जाए, खासकर डिफेंस सेक्टर के अंदर में। प्लस यहाँ पर जो ये MRCC है, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये बेसिकली हमारे एक इंटरनेशनल नेटवर्क का पार्ट होने वाला है। यहाँ पर क्या होगा कि देखो पूरी अच्छी तरीके से चीज़ों को देखा जाएगा, देखने के बाद जो भी यहाँ पर इंटरनेशनल मैरीटाइम वाला रीजन है, समुद्र वाला रीजन है, वहाँ पर कोई बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं, ठीक है, जैसे इमरजेंसीज कोई आ गई या फिर कोई मतलब शिप पलट गया या फिर शिप में से तेल निकलने लगा, शिप टूट गया, कोई भी यहाँ पर ऐसा इमरजेंसी आती है, तो वहाँ पर क्या होगा, ये साथ में मिलकर काम करेंगे, साथ में उस पर्टिकुलर सिनेरियो को ठीक करेंगे, वहाँ पर जो भी परेशानी में है उसको सही किया जाएगा। क्लियर हुआ। तो एक स्विफ्ट रिस्पॉन्स यहाँ पर दिया जाने वाला है। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होगा, इस पर्टिकुलर बॉडी के माध्यम से वो रिस्पॉन्स दिया जाएगा और वो जो सिचुएशन है उसको सही किया जाएगा। तो इसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन हुआ। फिर उसके बाद और क्या क्या डिस्कशन हुआ, फिशरीज हार्बर। अब यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया ने बोला है कि हम लोग बिल्कुल एक पोर्ट डेवलप करेंगे। कहाँ कहाँ पर, पॉइंट पेड्रो, पेसलाई और ये सारी जगह का नाम है, तो वहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट करने वाले हैं, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो, ज़्यादा कुछ डिटेलिंग वाली बात है नहीं। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग के लेकर चर्चा की गई है। यहाँ पर क्या बोला गया कि इंडिया ने एश्योर कर रखा है कि हम लोग क्या करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ ग्रांट प्रोवाइड करवाएंगे श्रीलंका को। श्रीलंका की जो यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट है, जैसे हमारे यहाँ पर आधार कार्ड है, वैसे यहाँ पर श्रीलंका ने अपना यहाँ पर UDI प्रोजेक्ट को चलाया है, तो इसको सपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग के अंदर कोलैबोरेशन करेंगे। तो ये भी चीज़ें भारत ने डिसाइड करी हैं कि बिल्कुल, तो एक तरीके से आप देख पाओगे कि भारत अभी भी यहाँ पर रिलेशंस को कितना ज़्यादा मजबूत करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है श्रीलंका के साथ में। क्लियर हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया रिजोल्यूशन ऑफ तमिल क्वेश्चन,
मतलब ये सारा डिस्कशन होने के बाद आखिरी डिस्कशन यहाँ पर ये होता है कि अगर हम लोग बात करें डेवलपमेंट्स की, देखो श्रीलंका के अंदर एक सबसे बड़ा सिनेरियो देखने को मिलता है, वहाँ पे जो श्रीलंका के अंदर तमिलियंस रहते हैं वो, अब श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर भी हुआ था, आपको पता होगा, उससे काफ़ी सारे तमिलियंस बुरी तरह से अफेक्ट हुए थे। ठीक है, तो उनके डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया। तो आई होप आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे कि भारत कहाँ कहाँ पर डेवलपमेंट करने के बारे में बात कर रहा है, कहाँ कहाँ पर हम लोग सपोर्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं श्रीलंका को। लेकिन ये तो वह अच्छी बात है कि हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं अपने रिलेशन को लेकर, लेकिन इस रिलेशन के अंदर काफ़ी सारी रुकावटें हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज आपको देखने को मिलता है वो फिशरमैन वाला, फिशरमैन डिस्प्यूट है। फिशरमैन डिस्प्यूट क्या है तो आपको पता होगा, ऊपर आपको इंडिया देखने को मिलेगा, नीचे श्रीलंका देखने को मिलेगा, इसके बीच में आपको ये पाक स्ट्रेट देखने को मिल जाएगा। होता क्या है, यहाँ पे तमिलनाडु के बहुत सारे मछुआरे होते हैं जो यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं यहाँ से, लेकिन वो इस इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं और श्रीलंका की टेरिटरी के अंदर एंटर कर जाते हैं, और फिर उधर से श्रीलंका की जो नेवी है वो इन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। तो ये यहाँ पर डिस्प्यूट काफ़ी लंबे समय से, इसी को हम लोग फिशरमैन डिस्प्यूट के नाम से जानते हैं। तो ये काफ़ी लंबे समय से चलता रहता है। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन में ये वाला आता है। और फिर उसके बाद ये जो एरिया है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पाक बे, पाक स्ट्रेट आपको तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलेगा, मतलब इंडिया श्रीलंका के बीच में। यहीं पर आपको पाक स्ट्रेट, पाक बे और एडम्स ब्रिज और गल्फ ऑफ मन्नार भी यहीं पर देखने को मिलता है। ये सारी लोकेशन आपको यहीं पर देखने को मिल जाती हैं। आगे बात करते हैं, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है बॉटम ट्रॉलिंग का। बॉटम ट्रॉलिंग आपको पता होगा, देखो होता क्या है ना, यहाँ पर जब ये लोग तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं जब वो मछली पकड़ने जाते हैं तो अपनी बोट का इस्तेमाल करते हैं और बोट में पीछे जाल बांध लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है, और जाल बांधने के बाद उस जाल को यहाँ पर अपने साथ साथ खींचते हैं बोट के साथ में, जिसमें यहाँ पर मछलियाँ तो आती हैं, लेकिन मछलियों के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ के मैरीन इकोसिस्टम के, मैरीन जो समुद्र बनाने वाले पेड़ पौधे वगैरह हैं वो सब बर्बाद हो रहे हैं। तो इसी चक्कर में श्रीलंका ने इसको बैन कर रखा था, और लेकिन क्या हुआ, तमिलनाडु के मछुआरे इसको यूज़ करते हैं, श्रीलंका में इसको बैन कर रखा है। तो अगर ये यूज़ करते हुए नजर आते हैं तो वापस से यहाँ पर काफ़ी पनिशमेंट के बारे में चर्चा की जाती है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तमिलनाडु के मछुआरों को। तो ये भी यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज, दूसरा चैलेंज देखने को मिलता है। फिर उसके बाद तीसरा चैलेंज चाइना खुद है। चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की स्ट्रेटजी है वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, आपको पता ही है, मतलब ये तो आपको रट किया होगा, काफ़ी बार हमने डिस्कशन कर रखा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की स्ट्रेटजी क्या है तो आप देख पाओगे, चाइना ने इस प्रकार से इंडिया को चारों तरफ से घेर रखा है। इधर आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, श्रीलंका के अंदर हम्बनतोता पोर्ट है जिसके ऊपर काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करके 99 साल तक यहाँ पर इसको लीज पर ले लिया है, मतलब भारत के बिल्कुल बगल में यहाँ पर बैठ चुका है। तो ये चाइना का इन्फ्लुएंस जो है श्रीलंका में, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है भारत और श्रीलंका के रिलेशंस के बीच का। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जीएस पेपर 3 डिफेंस के पर्सपेक्टिव से इसको रिलेट कर सकते हो। बात की गई है आईमेक्स 2022 के बारे में। तो अभी यहाँ पर एक मेडन एडिशन है किसका, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, इसी को हमने बोला IMS मैरीटाइम एक्सरसाइज, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। ये जो अभ्यास है कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है गोवा के अंदर, अरेबियन सी में। अब पहले लोकेशन देखते हैं, उससे पहले आप देख पाओगे PIB का आर्टिकल है, PIB ने डिटेल में यहाँ पर इसको समझाया है। PIB एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, सरकार डायरेक्टली डेटा पब्लिश करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर इसको पब्लिश किया है। पहले यहाँ पर आप देख पाओगे गोवा की लोकेशन, तो आपको हमारा महान भारत यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको गोवा देखने को मिल जाएगा। गोवा का जूम करके देखोगे तो ऐसा देखने को मिलेगा, गोवा के पास में आपको अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा, इसी सी के अंदर यहाँ पर यह अभ्यास चल रहा है। ठीक है, ये मैरीटाइम एक्सरसाइजेस चल रही हैं। क्लियर हुआ? तो इसका नाम ध्यान रखना, इसका नाम IMEX है, यानी कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। ये जो आयोनेस मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इसका मकसद क्या है? देखो, इसका मकसद ये है कि क्या करना, जो भी यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, खासकर इंडियन ओशन के आसपास वाली कंट्रीज़ हैं, उनको यहाँ पर सपोर्ट करना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हैं उनका मेजर काम यह है कि आपस में कोलेब्रेशन को बढ़ाएं, प्लस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ प्रोजेक्ट, ये ऑपरेशंस को चलाएं। ठीक है, मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएं। कोई डिजास्टर है तो वहाँ पर एक तरीके से उस डिजास्टर का जो भी संकट है उसको कम करने में, या फिर कोई डिजास्टर आ चुका है तो वहाँ पर चीज़ों को वापस से ठीक करने में ये काम करता है। ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स को टैकल करने में मदद करती है, प्लस कोऑपरेशन को बढ़ाती है। अब ये एक्सरसाइज यहाँ पर आप देख पाओगे, ये इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम वाली एक्सरसाइज है। तो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है क्या, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, इसका मकसद यहाँ पर यह होता है कि क्या करना, मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाना। खासकर जो नेवीज़ हैं
अमंग द लिटोरल स्टेट्स। लिटोरल स्टेट्स मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, इस एक्सरसाइज का मकसद यह है कि जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के आसपास आपको ये सारी कंट्रीज देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में काफ़ी बड़ा रोल इनका आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक देख पाओगे। ठीक है, ये सारी लिटोरल स्टेट्स हैं। अब अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, कोई सदर्न रीजन में है, ठीक है, कोई ईस्टर्न है, कोई वेस्टर्न है, तो यहाँ पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर इस अभ्यास का मेजर काम है यह है कि इन सभी को साथ में कोलैबोरेट करना, ये सभी साथ में निकल कर आए, कोऑपरेट करें, प्लस इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कोई भी डिजास्टर आता है उस डिजास्टर को टैकल किया जाए। ठीक है, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो वहाँ पर उसको लेकर काम करें, उसको अंदर वहाँ पर रिलीफ को प्रोवाइड करवाएं, ये इसका मेजर काम है। क्लियर हुआ? देन उसके बाद और क्या बोला गया कि यहाँ पर इसके चेयरमैनशिप की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की जो चेयरमैनशिप है ये इंडिया के पास थी 2008 से 2010 के बीच में, यूएई के पास थी 2010 से 2012 के बीच में, साउथ अफ्रीका के पास थी 2012 से 2014 के बीच में, ऑस्ट्रेलिया के पास थी 2014 से 16 के बीच में, और बांग्लादेश के पास थी 2016 से 18 के बीच में। फिर उसके बाद अभी यहाँ पर इस्लामिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ ईरान मतलब ईरान के पास 2018 से 21 के बीच में थी, और करंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें फ्रांस के पास में ये चेयरमैनशिप है जो कि जून 2021 से 2 साल के लिए चेयरमैनशिप रहने वाली है। क्लियर हुआ? तो आई होप यहाँ पर इसके बारे में समझ में आ चुका है। प्लस इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो आपको 24 नेशंस देखने को मिलेंगे जो कि परमानेंट यहाँ पर मेंबर देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ और ऑब्जर्वर नेशंस है, लगभग 8 कंट्रीज जो कि ऑब्जर्व करते हैं इस पर्टिकुलर बॉडी को। तो यहाँ पर मेंबर्स को अलग अलग ग्रुप वाइज डिवाइड करा गया है। पहला ग्रुप है साउथ एशियन लिटोरल्स। साउथ एशियन लिटोरल्स मतलब ये साउथ एशिया वाले, यहाँ पर आप देख पाओगे ये सारी कंट्रीज हो गई जो कि इंडियन ओशन के अंदर जिनका बड़ा रोल है। ठीक है, इसमें बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, सीचेल्स, श्रीलंका, यूके यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद वेस्ट एशियन लिटोरल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये वाले बेसिकली यहाँ पर ये वाले के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, इस वालों की। तो अभी हम लोग बात करें तो वेस्ट एशियन लिटोरल्स के अंदर ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई देखने को मिलेगा। ईस्ट अफ्रीका लिटोरल्स के अंदर फ्रांस, कीनिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, तांजानिया देखने को मिलेगा। साउथ ईस्ट एशियन और ऑस्ट्रेलियन लिटोरल्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर लेस्टे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ये वाली। तो अलग अलग नाम दिए गए हैं बस, और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बेसिकली सब इनके बारे में ही चर्चा की जा रही है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जिनका इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ा रोल है, ये सब मिलकर एक अभ्यास करती हैं जिसके बारे में चर्चा हो रही है। ये अभ्यास अभी गोवा में हो रहा है, यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर, जिनका मेजर काम है इस पूरे रीजन के अंदर कोऑपरेट करना, प्लस कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसको टैकल करना। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका है। अब इंडियन ओशन रीजन के ऊपर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इंडियन ओशन रीजन का अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशन रीजन के अंदर आपको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, बहुत भरपूर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर पाए जाते हैं। इंडियन ओशन के अंदर लगभग 16.8% तक जो दुनिया भर का ऑयल रिजर्व है वो मिला है, प्लस इतना मतलब ऑयल रिजर्व ये होल्ड करके रखता है, प्लस 27.9% तक की नेचुरल गैस रिजर्व्स को ये होल्ड करके रखता है। उसके बाद ये तो हो गया पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, मैरीटाइम ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन ओशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब दुनिया भर का जो व्यापार है वो काफ़ी सारा व्यापार इस पर्टिकुलर रीजन से होता है। यहीं से बहुत सारे स्ट्रेट्स, गल्फ्स यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का वगैरह सब यहाँ से आपको मतलब ये एरिया से निकलते हुए नजर आएंगे। तो दुनिया भर को कनेक्ट करने का काफ़ी बड़ा काम करता है। ठीक है, तो सारे यहाँ पर जो समुद्र के रास्ते हैं वो आपको यहाँ से निकलते हुए देखने को मिलते हैं। तो ट्रेड के मामले में भी एक पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट जगह ये देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इंडियन ओशन रीजन का क्या इंपॉर्टेंस है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में सरिस्का टाइगर रिजर्व्स के बारे में चर्चा की गई है। तो इस आर्टिकल को जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से सिंपली रिलेट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। द हिंदू के अंदर इसको कवर किया गया। हुआ क्या है, तो काफ़ी भारी भयंकर सी आग लगी है सरिस्का टाइगर रिजर्व पर। सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, और ये जो आग है वो लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल चुकी है जंगल के अंदर। हालांकि जितनी भी सैटेलाइट वार्निंग वगैरह है वो सब कुछ टाइम पर होता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ये आग फैलती हुई चली गई है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ये आप लोग देख पाओगे, ये पिक्चर दिखने को मिल रही होगी। ये यहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये पानी वगैरह स्प्रे किया जा रहा है, और ये यहाँ पर पिक्चर खींची गई है। तो ये आग लगी है कहाँ पर, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वेडनेसडे का पूरा ये सिनेरियो है। 2 इंडियन जो एयर फोर्स ऑफिसर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो को। यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं इस आग को बुझाया जाए।
अब इसकी लोकेशन देखें तो यहाँ पर आपको राजस्थान के अंदर जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी राजस्थान के अंदर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पर तालचापर, गजनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। रणथंभौर भी आपको देखने को मिलेगा, केवलादेव देखने को मिलेगा। केवलादेव अभी कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चा में था, रणथंभौर कुछ दिन पहले चर्चा में था, अब यहाँ पे सरिस्का चर्चा में आ चुका है। तो इस चर्चा में जो है उनको ध्यान में रखोगे ना तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने हैं डेफिनेटली। ओके अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एनालिसिस के बारे में। अब देखो ये इशू क्या आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या ऐसा पूछा जाएगा कि कौन से टाइगर रिजर्व में आग लगी है? नहीं, आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? ये अरावली हिल्स पर आपको देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर एक हिस्सा बनाता है ये अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान में। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया जो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था 1955 में, प्लस इसको यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया बाद में 1978 के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर ये इंडिया के प्रोजेक्ट टाइगर का एक हिस्सा बन गया। और फिर उसके बाद ये जो रिजर्व है यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह, टूटे हुए टेम्पल्स हैं, किला देखने को मिलेगा, पवेलियन और बहुत सारे पैलेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस रिजर्व के अंदर आपको फेमस टेम्पल देखने को मिलेंगे। लॉर्ड हनुमान जी का टेम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पंडुपोले जगह पर, जो कि पंडवास से रिलेटेड है। उसके बाद फ्लोरा और फौना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस रिजर्व के अंदर आपको रॉयल बंगाल टाइगर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से यहाँ पर ये फेमस है रिजर्व। उसके साथ साथ जो ये पार्क है यहाँ पर लेपर्ड की पॉपुलेशन आपको काफ़ी सारी देखने को मिलेगी। नील गाय, सांबार और चीतल वाले यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी हद तक देखने को मिल जाती है। तो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ बातें हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टली पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 1 से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे बात की गई है लीगल एड क्लिनिक फॉर वेमेन को लेकर। तो नेशनल कमीशन फॉर वेमेन एनसीडब्ल्यू ने यहाँ पर कोलेब्रेशन किया किसके साथ? डीएसएलएसए के साथ, मतलब दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ में। और इनके साथ कोलेब्रेशन करने के बाद इन्होंने एक लीगल एड क्लिनिक को लॉन्च कर दिया है। ऐसा यहाँ पर आप देख पाओगे पीआईबी ने यहाँ पर आर्टिकल को छापा है। तो बेसिकली एक लीगल एड क्लिनिक को लॉन्च किया गया है एनसीडब्ल्यू के थ्रू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के थ्रू। ध्यान रखना, ये आप लोग इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, ये बेसिकली एक सिंगल विंडो फैसिलिटी होने वाली है जो कि महिलाओं की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगी, महिलाओं की प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आएगी। ठीक है, उनको फ्री लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो यहाँ पर भी प्लानिंग कर रहा है कि हम लोग इस प्रकार की कुछ और सर्विसेज लेकर आएँ, कुछ इस प्रकार के क्लिनिक्स लेकर आएँ जो कि स्टेट कमीशन के पास चलाया जाए। ठीक है, मतलब अलग अलग स्टेट कमीशन के अंदर लेकर आया जाए। वेमेन के सपोर्ट के लिए, वेमेन को कोई परेशानी होती है, उनको कोई ग्रीवेंसेस हैं, तो उनकी सोल्यूशन के लिए यहाँ पर इस फ्री लीगल असिस्टेंस को लेकर आया गया है। तो इसी का नाम लीगल एड क्लिनिक है। तो बेसिकली वेमेन को सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। प्लस उसके साथ साथ बताया गया इस न्यू लीगल एड क्लिनिक के अंडर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो वेमेन है उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। वॉक इन कंप्लेंट कर सकती हैं, कोई वेमेन काफ़ी परेशानी में, उनको एक लीगल असिस्टेंस मिलेगा, एडवाइस मिलेगी, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाने वाली हैं। उनको असिस्टेंस मिलेगा अलग अलग स्कीम्स के अंदर में, महिला जन सुनवाई, ऐसे यहाँ पर अलग अलग स्कीम्स है, उसके थ्रू असिस्टेंस मिलेगा। तो वेमेन के सपोर्ट के लिए इस स्कीम को लाया गया है। प्लस यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने यहाँ पर कोलेब्रेशन किया है और उसके बाद इसी पर्टिकुलर बॉडी ने यहाँ पर इस पूरे आप कह सकते हो कि लीगल एड क्लिनिक को बनाया है। तो ये नेशनल कमीशन फॉर विमेन है क्या, इसके बारे में भी जान लो, क्वेश्चन बन जाते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वेमेन को सेटअप किया गया था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब एक एक्ट के माध्यम से इसको बनाया गया था जनवरी 1992 के अंदर में, अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वेमेन एक्ट 1990। उसके बाद हमें बताया गया जो इसका मिशन है, इसका मिशन बेसिकली ये है कि जो वेमेन है, वेमेन को इक्वालिटी की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि आज के टाइम पर अनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वेमेन को हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाएं अपने सोसाइटी के अंदर में, प्लस यहाँ पर इक्वल पार्टिसिपेशन मिले वेमेन को जो राइट्स हैं उनको सिक्योर किया जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर कुछ पर्पज़ है इस पूरे बॉडी का, नेशनल कमीशन फॉर वेमेन का। ठीक है, उसके बाद जो नेशनल कमीशन फॉर वेमेन है इसके मेजर फंक्शंस क्या क्या हैं? पहली चीज़ यहाँ पर देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी चीज़ें हैं प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफगार्ड्स है वेमेन के लिए उनको रिव्यू करना, मतलब वेमेन को कहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है संविधान के अंदर, उनको रिव्यू करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर ये रिकमेंड करता है कुछ रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स को, कुछ लॉज को यहाँ पर रिकमेंड करने का काम करता है। प्लस यहाँ पर जो वेमेन की प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवांसेस हैं, उनको यहाँ पर रिजॉल्व करने में मदद करता है। प्लस हमारी सरकार को यहाँ पर एडवाइस करता है, जितने भी मैटर्स होते हैं वेमेन को अफेक्ट जो करते हैं उन मैटर्स के ऊपर हमारी सरकार को एडवाइस देने का काम करता है नेशनल कमीशन फॉर वेमेन। तो बेसिकली वेमेन के सपोर्ट के लिए सारी बातें हो रही हैं। तो आई होप आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान में रखोगे। बाकी जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पर कुछ शॉर्ट न्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं, तो आज की शॉर्ट न्यूज़ क्या है उसको हम कवर कर लेंगे।
पहली शॉर्ट न्यूज़ आती है फ्रंटियर 2022 रिपोर्ट के बारे में। अब यहाँ पर आप देख पाओगे क्या हुआ है, एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने यहाँ पर ये एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 को रिलीज़ किया है। तो इस बॉडी ने यहाँ पर इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया रिसेंटली, और इस रिपोर्ट के अंदर इसका जो टाइटल है वो दिया गया नॉइस, ब्लेजेस और मिसमैचेस। यहाँ पर कहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है वो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है। तो इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स क्या क्या हैं, पहली चीज़ यहाँ पर ये बताया गया जो ढाका है बांग्लादेश के अंदर, जो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, वो आज के टाइम पर दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाँ पर शोर रहने वाला जगह है ना, वो यहाँ पर उस शोर होने वाली जगह में सबसे टॉप पर आता है। तो ढाका का जो रैंक है वो टॉप पर है नॉइसियस्ट सिटी के अंदर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा शोर शराबा देखने को मिलता है पूरे दुनिया भर में। ढाका के बाद यहाँ पर एक दूसरा शहर है उत्तर प्रदेश का जिसका नाम है मुरादाबाद, ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया 5 और इंडियन सिटीज़ आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी जिनकी रैंक इस लिस्ट के अंदर है, जो कि फिर से मतलब नॉसिएस्ट सिटी के अंदर आती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शोर शराबा देखने को मिलता है। मतलब पूरे दुनिया भर के बारे में बात हो रही है, पूरे दुनिया में से यहाँ पर ढाका टॉप पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद आया। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन सिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आसनसोल, देन जयपुर, कोलकाता, न्यू दिल्ली और मुरादाबाद, ये आप देख पाओगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा शोर शराबा होता है। उसके बाद अगर कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी होंगी जहाँ पर बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल शांत वाली जगह है, तो यहाँ पर उसमें आपको देखने को मिलेगा इर्दिब जॉर्डन, इनको रैंक किया गया है दुनिया की क्वाइटेस्ट सिटी के अंदर, मतलब सबसे शांत वाली जगह है। प्लस यहाँ पर उसके बाद लियोन फ्रांस और मैड्रिड स्पेन, ये भी यहाँ पर सबसे शांति वाली जगह देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हुआ। देन उसके बाद एक दूसरी शॉर्ट न्यूज़ है वो है श्रिंकफ्लेशन के बारे में। अब ये श्रिंकफ्लेशन क्या है इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। श्रिंकफ्लेशन के अंदर क्या होता है, देखो इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं तो आपको पता भी होना चाहिए। श्रिंकफ्लेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट वाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस। देखो मान लो यहाँ पर ये पार्ले जी का जो पहले पैकेट आता था ये 5 रुपये का आता था, आज के टाइम पर वही पैकेट पार्ले जी का थोड़ा सा छोटा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टिकर का प्राइस है 5 रुपये था, अभी भी 5 रुपये है, लेकिन साइज़ को पार्ले जी का साइज़ का जो है उसको छोटा कर दिया गया, मतलब प्रोडक्ट का साइज़ जो है वो छोटा कर दिया गया, लेकिन जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम है। इसी को हम लोग बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। ये बेसिकली एक हिडन इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई हुई है लेकिन वो छुपी हुई है। यहाँ पर आपको 5 रुपये में पहले ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहा था, 5 रुपये में थोड़ा सा कम मिल रहा है। उसी प्रकार से 10 रुपये का लेस का पैकेट थोड़ा बड़ा था, अब आज के टाइम पर वो छोटा हो चुका है। इसी को हम लोग बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। क्लियर हुआ। उसका जो श्रिंकफ्लेशन है यहाँ पर वही सिंपल सी बात बताई गई है, जो पैकेजिंग वगैरह है, पैकेजिंग डाउनसाइजिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये एग्जांपल एक ले सकते हो, एक चॉकलेट है जो 60 ग्राम्स की थी, $20 की मिल रही थी, और फिर क्या हुआ कुछ सालों बाद यही चॉकलेट मतलब 55 ग्राम की कर दी गई, लेकिन वो $20 में ही मिल रही है, जैसा पार्ले जी के साथ में हुआ है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या है श्रिंकफ्लेशन। एक छोटा सा टर्म था जिसको लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से सुना है तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जो बिम्स्टेक ग्रुपिंग है इसका 5वां समिट हुआ है, कौन से देश में हुआ है बताना है, और कौन से देश ने यहाँ पर इस समिट को होस्ट किया है। अगला क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस जो वीक है इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक। उसका अगला क्वेश्चन, जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है इसको ऑब्जर्व किया जाता है कौन सी तारीख में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जो अभी एक मेडन एडिशन है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का, ये कंडक्ट किया गया, ये कौन सी जगह पर ये अभ्यास हुआ है ये आपको बताना है। उसके साथ साथ जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये कौन से हिल्स के पास लोकेटेड है, ठीक है। एक हिल का नाम आता है राजस्थान के अंदर, पॉपुलर हिल है, तो वहाँ पर आप लोगों को बताना है, ठीक है, कौन से हिल पर लोकेटेड है। उसका अगला क्वेश्चन, कौन सी बॉडी है जिसने कोलैबोरेशन किया दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ में, और ये कोलैबोरेशन करने के बाद एक लीगल एड क्लिनिक को लॉन्च कर दिया है, तो उस बॉडी का नाम बताना है। और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आप लोग आगे प्रोवाइड करवा दिए हैं, चाहो तो आप लोग इन क्वेश्चंस को यहाँ से कवर कर सकते हो, इसके आंसर्स को देख सकते हो, बट खुद सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब फटाफट आते हैं हम लोग अपने रिविजन के ऊपर, एक ओवरव्यू लेंगे, फिर उसके बाद अपने पूरे वीडियो को समाप्त करेंगे। रिविजन के लिए आप लोग भी बोलते हो कि हाँ एक रिविजन होना चाहिए, तो लास्ट में एक ओवरव्यू हम लोग लेने वाले हैं। काफ़ी सारा डिस्कशन हम लोगों ने आज किया है, आई होप आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली है। तो पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, आई होप आप लोगों ने 2000 लाइक्स पहुंचा दिए होंगे। प्लस उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया था मार्च 2022 के जो भी करंट अफेयर हैं वो सब अपलोड कर दिए गए हैं। कल ये वीडियो अपलोड हो चुका था, आप लोग जाकर एक बार देख सकते हो। उसके बाद हमने पहले आर्टिकल में डिस्कस किया था बिम्स्टेक के 5वें समिट के बारे में। तो रिसेंटली 5वां समिट हुआ है, और इस समिट को किसने होस्ट किया, श्रीलंका ने, और श्रीलंका के अंदर ही ये समिट हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है जो कि पूछा गया था।
उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया कितनी सारी जगह पर इस आर्टिकल को कवर किया गया। बिम्स्टेक के बारे में हमने समझा, कितने देश यहाँ पर इसके मेंबर्स हैं, प्लस यहाँ पर कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन बिम्स्टेक करता है, बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से बना था। और फिर उसके बाद ये जो समिट हुआ इसमें क्या क्या चर्चा हुई है, बिम्स्टेक चार्टर के बारे में चर्चा हुई है। ठीक है, यहाँ पर कंट्रीज़ ने किस किस चीज़ को लेकर चर्चा करी है, हर एक अलग कंट्री को अलग अलग काम दिया गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ और एग्रीमेंट्स वगैरह हुए वो हमने डिस्कस किए। फिर उसके बाद 1 अप्रैल को हमने देखा इंपॉर्टेंट डे को लेकर। तो अभी क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक, तो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। तो आपका यहाँ पर ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया है 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को भी एक इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है, वो है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ये यहाँ पर 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑटिज्म क्या होता है मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर बच्चा जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमज़ोर होता है, आई कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं कर पाता है। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की जो विजिट है वो श्रीलंका के अंदर हुई है। ठीक है, और विजिट पर इन्होंने काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं श्रीलंका के साथ में। फिर उसके बाद मैंने आपको लोकेशन दिखाई, देन उसके बाद हमने इस विजिट के बारे में जाना आखिरकार क्या क्या डिस्कशन हुआ है। देन उसके बाद हमने MRCC को समझा, देन कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की गई, देन दोनों कंट्रीज़ के बीच में चैलेंजेस क्या क्या हैं। फिशरमैन को लेकर एक सबसे बड़ा चैलेंज है, फिर उसके बाद बॉटम ट्रॉलिंग को लेकर चैलेंज है, फिर चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में हमने IMEX 2022 के बारे में डिस्कशन किया, जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 है। ये कहाँ पे कंडक्ट करी गई है, तो गोवा के अंदर कंडक्ट करी गई है, अरेबियन सी में। ठीक है, तो आपका अगले क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर मिल चुका है। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये जो IONES है ये है क्या। ठीक है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम क्या है, इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, और प्लस ये इस कंट्री का लोकेशन हम लोगों ने देखा, यहाँ पर ये अभ्यास होता है वो हम लोगों ने समझा। फिर अगले आर्टिकल में हमने सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में जाना। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लगी है, इसी वजह से काफ़ी चर्चा में है, ये हम लोगों ने समझा। द हिंदू का आर्टिकल था, फिर हमने लोकेशन देखी है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है कहाँ पे लोकेटेड है, अरावली हिल्स पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर अरावली हिल्स के अंदर लोकेटेड है, वहाँ पे एक हिस्सा बनाता है अलवर डिस्ट्रिक्ट का, इसको लेकर मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद मैंने आप लोग को यहाँ पर ये भी बताया कि जो यहाँ पर पूरा का पूरा सरिस्का टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर आपको बहुत सारे टूटे हुए मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं, प्लस कौन कौन से और जानवर यहाँ पर मिलते हैं। फिर उसके बाद लीगल एड क्लिनिक फॉर वेमेन के बारे में डिस्कशन किया। जो नेशनल कमीशन फॉर वेमेन है इसने कोलैबोरेशन किया दिल्ली स्टेट लेजिस्लेटिव सर्विस के साथ में, उसके बाद लीगल एड क्लिनिक को बना दिया है। और ये जो लीगल एड क्लिनिक है इसका मेजर काम यह है कि जो वीमेन की प्रॉब्लम्स है, वीमेन के ग्रीवेंसेस हैं, उसको सॉल्व करने का ये काम करेगा। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन क्या है, मैंने आपको बताया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया था जनवरी 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट के माध्यम से। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के फंक्शंस क्या क्या हैं वो हम लोगों ने समझा। फिर उसके बाद फ्रंटियर 2022 की रिपोर्ट के बारे में जाना कि भाई यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने इस रिपोर्ट को जारी किया और बताया कि हाँ दुनिया में कौन से शहर ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा शोर मच रहा है। तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका वो टॉप पर है, उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश का एक शहर देखने को मिलेगा मुरादाबाद, देन उसके बाद और भी बहुत सारी अलग अलग जगह हैं जहाँ पर बहुत सारा शोर होता है। प्लस शांति वाली जगह कौन सी है, वो है इर्देब और जॉर्डन, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हमने श्रिंकफ्लेशन के बारे में जाना। श्रिंकफ्लेशन में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत पहले मिल रहा था, वो थोड़ा बड़े साइज़ का था और उसका दाम एक ही था, और आज के टाइम पर भी वो दाम एक ही है लेकिन प्रोडक्ट को छोटा कर दिया जाता है। तो सिंपल से अगर हम लोग श्रिंकफ्लेशन की डेफिनेशन देखें तो श्रिंकफ्लेशन एक प्रैक्टिस है ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट वाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस। ठीक है, जो स्टिकर प्राइस है वो सेम रहता है और प्रोडक्ट के साइज को छोटा कर दिया जाता है, इसको श्रिंकफ्लेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ, इन्फ्लेशन जैसे महंगाई होती है वैसे यहाँ पर ये श्रिंकफ्लेशन है, यहाँ पर सामान छोटा कर दिया लेकिन यहाँ पर दाम उसके वैसे के वैसे ही हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। देन उसके बाद हम लोग करेंगे अपने वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।